दर्शकों, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज़ और मैं सोनू कश्यप खास शख्सियत से आपको मिलवाता रहता हूं। आज हम एक खास ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो क्षेत्र का विकास करने में सबसे आगे रहते हैं। सरकार उनकी रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पर फरियाद लेकर लोग सुबह से ही लाइन में लगे रहते हैं। तो हम स्वागत करते हैं मंगलौर के क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद काजी निजामुद्दीन साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, आज हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं कि क्षेत्र की जनता से आपका पुराना ही एक लगाव रहा है, चाहे आपके पिताजी हों चाहे दादाजी रहे हों, तो क्या ऐसी खासियत रही है कि वो गांव के लोगों से जुड़े रहे? लोकतांत्रिक व्यवस्था तो 1947 से लागू हुई जी, और उससे पहले तो नहीं मालूम था कि चुनाव होंगे। तो हम लोगों के बड़ों से और जो आसपास के देहात ही नहीं, बहुत दूर दूर तक का देहात है जी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी तो अब सीमित हो गई, लेकिन उससे पहले भी बहुत दूर दूर तक के लोगों से मरना जीना, आना जाना, अच्छाई बुराई में खड़ा होना बड़ों का बना रहा। तो उसको कोशिश हमने की कि हम भी उसको कंटिन्यू रखें। बाकी किसी को अच्छा लगता है तो सहयोग कर देता है, किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो अपना दिशाएं अपनी बदल लेता है। तो ये तो अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब चलता है, लेकिन मरना जीना तो पुराने वक्तों से हमारे परिवार का बना रहा, लगा रहा। बिल्कुल। एक सर्वे हमने किया था अभी 2018 में, तो उसमें हमने जाना कि गांव के जो लोग हैं, किसान लोग, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, किसी भी धर्म या किसी भी बिरादरी से हो, लेकिन सपोर्ट आपको जरूर रहता है। ये तो देखो, मैं कह सकता हूँ उनकी मोहब्बत है, उनके भावनाएं, उनके जज्बात हैं जी। लेकिन देखिए, कोई भी कब क्यों जुड़ा रहेगा जब आप किसी के साथ, किसी के अच्छे में खड़े रहेंगे, किसी की तकलीफ़ में खड़े रहेंगे जी, तो खुशी गम में आप साथ खड़े रहें। किसी की कोई तकलीफ़ हो उसमें आप जाकर जो सहयोग कर सकते हो अगर वो कर दें तो नेचुरल सी बात है कि एक भावना उनकी बन जाती है। तो वही एक प्रक्रिया हम लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। तो जन भावनाओं के अनुकूल अगर आप काम करने का प्रयास करेंगे तो वो फिर उसको जनता सम्मान देती है। अच्छा, जैसे भी 2022 में विधानसभा के फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें क्या खास तैयारी चल रही है मंगलौर क्षेत्र को कांग्रेस की तरफ से? मेरा ये मानना है कि आप, जनता समझदार है जी, जनता जानती है, आप किसी को कोई बहका नहीं सकते, किसी पर कोई दबाव या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप के 5 साल की जो किसी भी जनप्रतिनिधि के 5 साल की कार्यप्रणाली होती है, उसी के आधार पर जनता वोट देती है। तो किसी को ना आप विशेष तैयारी कर सकते, ना लुभा सकते। तो 5 साल की जो कार्यप्रणाली है उसी पर ही जनता तय करती है कि हमको इस प्रतिनिधि को वोट देना है या नहीं देना है। वही आधार लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अगर जनता को समझ में आएगा तो जनता प्यार देती है, जनता को समझ में नहीं आता तो जनता दरकिनार भी कर देती है। बिल्कुल। जैसे भी किसानों के साथ भी बहुत सारे समस्याएं चल रही हैं, किसान धरने पर बैठे हुए हैं, तो धरने पर बैठना उनका जायज़ है? उनका धरने पर बैठना बहुत जायज़ है। उनके अपने अस्तित्व का सवाल नहीं है, उनके तो भविष्य के कारोबार के अस्तित्व का सवाल है। ये सरकार, मोदी जी की सरकार, बहुत बड़े बड़े वादे कर आई थी। 2 करोड़ रोज़गार सालाना देने का वादा करके आई थी। 6 साल हो गए, 2 करोड़ रोज़गार सालाना तो उन्होंने क्या दिए होंगे? तमाम उनके वादे बेकार गए और जो लोग पहले से रोज़गार पर थे उनके ही रोज़गार छीनने लगे। महंगाई चरम पर है जी। अब एक ही, जब कोविड हुआ तो एक ही सेक्टर देश का ऐसा था जिसने देश को संभाला, वो था कृषि। और उसी कोविड के चलते इन्होंने एक जियो लाकर ये 3 कृषि कानून लाए। ऐसी क्या जल्दी थी? वही सेक्टर अगर आपको सही काम करता दिख रहा था, उसी ने, किसान ने मेहनत करके अन्न खेत में उगाया और देश को अन्न पहुंचाया। अब इसीलिए किसान को अन्नदाता भी कहते हैं। उसी पर आप हमला कर दें, उनके हमला उन पर कर दें, उसमें कॉरपोरेट को घुसा दें, तो ये उनके रोज़ी रोटी का सवाल है। और वो रोज़ी रोटी का सवाल अगर किसी भी समूह का उत्पन्न होगा तो उसमें रोष तो होगा ही, और रोष उन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लो, वो ये कहते हैं कि कृषि कानून तो वापस नहीं होंगे, आगे बात करो। आगे बात करने की गुंजाइश ही क्या है? तो
वो अपना इस समय लोकतांत्रिक उनका अधिकार है, धरना और आंदोलन एक गांधी जी का हमारा देश है, जो लोकतांत्रिक तरीका है वो अपना अपनाए हुए हैं, तो हम सब लोग उसका पूर्ण सहयोग करते हैं। वो अपने अधिकार को लेकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। जैसे भाजपा सरकार में भी हर एक चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये प्राइवेट करना सही रहेगा या फिर ये गलत साबित होने वाला है भविष्य की? ये 3 कृषि कानून जिस पैटर्न पर बने हैं उस पैटर्न को दुनिया ने नकार दिया। अमेरिका जैसे देश में नकारा गया, यूरोप के कई मुल्कों में नकारा जा चुका। जी, ये प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इंदिरा जी ने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया और ये उन्हीं बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तमाम जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, BHEL के बारे में सोचा जा रहा है, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी के बारे में सोचा जा रहा है, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। LIC जब भी कभी कोई संकट हुआ तो वो संकट मोचक के तौर पर LIC से पैसे निकाले गए, लेकिन ये उसका भी प्राइवेटाइजेशन। लेकिन सरकार का तो ये मानना है कि प्राइवेट करने से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। आप कुछ भी चीज़ अपने पास ना रखिए, कोई काम ही अपने पास ना रखिए तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। तो ये कोई इलाज हुआ कि मरज रहना मरीज, मरीज ही ना हो तो फिर मरज क्या होगा? अगर देखा जाए कि नोटबंदी के बाद से ही जनता परेशान है। ये बात देखिए आपके यानी चीज़ें ख़त्म कर दो, अस्पताल सारे प्राइवेटाइज कर दो, स्कूल सारे प्राइवेटाइज कर दो, एयरपोर्ट सारे प्राइवेटाइज कर दो, रेलवे सारी प्राइवेटाइज कर दो। है? रोज़गार कहाँ से मिलेगा लोगों को? काम कहाँ करेंगे? जनता जाएगी कहाँ? जो आरक्षण प्रणाली है वो कहाँ जाएगा? जो OBC के लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है। वो लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। उनको क्या ये प्राइवेट सेक्टर खपाएगा कहीं पर? तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं उसमें छटनी होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, अमीर होता चला जाएगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अमीर होते चले जाएंगे, जो उसमें काम करने वाले लोग थे वो बेरोज़गार होते चले जाएंगे। तो ये वो जो प्राइवेट PSUs हैं उनका मुनाफाखोरी उनका मंशा नहीं होता, और जो प्राइवेटाइज कर देंगे उसको तो उद्योगपति आएगा, इन्वेस्टर आएगा, उसको मुनाफाखोरी की तरफ ले जाएगा जी। तो उससे इस देश में का हित होने वाला नहीं है, अहित होगा। और गरीब जो इन्वेस्टर होगा वो एकदम उसका धन संपदा और बढ़ेगी, और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा। तो ये तो इस देश को एक दिशा इसकी भ्रमित कर दी, और वित्तीय इनकी प्रबंधन गलत है। और सही प्रबंधन अगर होता तो देश आगे बढ़ता, प्रबंधन गलत है तो ये देश को पीछे की तरफ ले जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं एकदम से, गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन जनता की क्या नहीं सुन पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आप एक चीज़ देखिए ना कि जो 32 रुपये लीटर की चीज़ को ये 90 रुपये लीटर में ले जाकर बेच रहे हैं, एक्साइज बढ़ा दी, बिल्कुल आप सारे टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए। तो टैक्सेस बढ़ाने के बाद ये इतना महंगा है। जब $108 प्रति बैरल पेट्रोल था जी, तो इससे बहुत कम था, और जब आज $62 प्रति बैरल है तो ये कहाँ है? तो अब आप देखिए कि ये तो चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी इस दुनिया में नहीं हैं। उन लोगों को जो अब सरकार चला रहे हैं, अपनी वीडियोस पुरानी उठाकर देख लें, ये क्या उस समय कहा करते थे जिस समय पेट्रोल गैस का सिलेंडर 350 रुपये होता था। 350 रुपये प्रति सिलेंडर होने में 60 साल लगे जी, और 350 का दुगना 700, और इन्होंने 790 कर दिया सिलेंडर को 5 साल में। 5 साल लगे इनको करने में। तो कितना ख़राब इनका वित्तीय प्रबंधन है। बजट इनको बनाना नहीं आता, सरकार इनको चलानी नहीं आती, तो देश के आम नागरिक की तो इन्होंने आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी, और इन्होंने जेब पर, आम आदमी की जेब पर डाका डालने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो जनता को इन्होंने निचोड़ कर, जो कभी फ्रांस में होता था जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ कि जनता को निचोड़ कर उससे सरकार चलाने की योजना उस टाइम के राजा ने वहाँ बनाई थी, वो यहाँ ये लोग कर रहे हैं, जिसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
एक सवाल मेरा शिक्षा पे रहेगा। शिक्षा की अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप मिलती रहती थी लगभग बच्चों को, तो पढ़ाई के प्रति बच्चे जागरूक थे, कॉलेज में एडमिशन ले लेते, लेकिन अभी स्कॉलरशिप भी बंद हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग बच्चे परेशान हैं। आप ये देखिए, समाज कल्याण विभाग की कौन सी योजना चल रही है? स्कॉलरशिप बंद, और कोरोना काल में बंद नहीं हुई, कोरोना काल से पहले से बंद हुई है। अगर आप देखें जो भी पेंशन्स हैं वो बंद हैं। आप देखें अनुसूचित जाति की या विधवा की बिटिया की शादी के लिए अनुदान समाज कल्याण विभाग देता था 50,000 रुपये, वो बंद हैं जी। जितनी कांग्रेस सरकार की पुरानी योजनाएं हैं लगभग सब बंद हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को भड़काकर, भावनाओं के आधार पर सरकार बनाने और सरकार चलाने की योजना रखने वाली सरकार है। ये जन भावनाओं के अनुकूल चलने वाली सरकार नहीं है। इनके रहते स्कूलों की, कॉलेजों की फ़ीस बढ़ गई, मेडिकल की फ़ीस बढ़ गई, लेकिन जो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है वो इन्होंने पूरी तरह ख़त्म कर दी। पढ़ने वाले बच्चे चाहकर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये तो इनकी सरकार चलाने का तरीका है जिसको जनता देख रही है। अच्छा, 2022 की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में अभी तैयारी भी चल रही है काफ़ी सारी लेके, तो कांग्रेस में ऐसा कौन सा चेहरा है जो सामने आने वाला है? कांग्रेस सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेगी, जिसमें सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ा जाएगा जी। और जब अगर सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद जैसा कि प्रबल संभावनाएं हैं, और आम तौर से देखा जा रहा है कि सरकार, जनता में एक भाव ऐसा आ रहा है कि सरकार बनने के बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, फिर उसके बाद विधायक मंडल दल और जो कांग्रेस का हाईकमान मिलकर तय करेंगे कि जो भी उस टाइम उपयुक्त होगा उसको कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ पर सौंपा जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज हम काजी निजामुद्दीन साहब से मिले और उन्होंने खास जानकारी हमें बहुत अच्छी दी है कि क्षेत्र से किस तरह से जुड़े वो, और काफ़ी सारे सवाल रहे। और इसी तरह तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।